कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर सा परीलोक हुआ करता था, जहाँ बहुत सारी परियां रहा करती थीं। उन्हीं परियों में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर सी परी भी रहती थी। सिंड्रेला परी को पृथ्वी लोक पर जाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए सिंड्रेला परी हमेशा पृथ्वी पर घूमने जाया करती थी। तभी एक दिन उसकी मुलाकात रॉकी नाम के एक लड़के से होती है और कुछ ही दिनों में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन रॉकी कोई अच्छा लड़का नहीं था। वो एक नंबर का शराबी और जुआरी था। वो हर वक्त बस शराब पीता और अपने आवारा दोस्तों के साथ रात भर जुआ खेलता रहता था। साथ ही साथ वो हमेशा क्लब में पार्टीज भी करता था। फिर एक दिन रॉकी सिंड्रेला परी को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ वो दोनों चाय पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी रॉकी सिंड्रेला परी से कहता है, सुनो प्यारी सिंड्रेला, कल मेरे दोस्त के घर में पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे पार्टी में जाना बहुत पसंद है। फिर अगले दिन रॉकी सिंड्रेला परी को लेकर अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है। लेकिन सिंड्रेला देखती है कि उस पार्टी में मौजूद सभी लड़के और लड़कियाँ शराब पी रहे हैं। तभी रॉकी शराब से भरा एक ग्लास लेकर सिंड्रेला परी को देते हुए कहता है, ये लो सिंड्रेला, ये बहुत ही महंगी और कीमती शराब है। इसे पीकर तुम भी हमारे साथ पार्टी को एंजॉय करो। अरे नहीं रॉकी, मैं शराब नहीं पीती। क्या तुम शराब नहीं पीती? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर किसी ने ये सुन लिया तो वो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, आज का जमाना तो मॉडर्न हो चुका है और शराब पीना तो अब एक आम सी बात है। इसे जूस समझकर पी लो। अरे लेकिन इससे कितनी अजीब सी बदबू आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसे पी लेती हूँ। इस तरह रॉकी के काफी जिद करने के बाद सिंड्रेला परी ना चाहते हुए भी वो शराब पी लेती है। इस तरह धीरे धीरे रॉकी सिंड्रेला परी को बहुत सारे क्लब्स और पार्टीज में ले जाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सिंड्रेला परी को शराब पीने की लत लग जाती है। साथ ही वो रॉकी और उसके दोस्तों के साथ जुआ खेलना भी शुरू कर देती है। अब सिंड्रेला परी रोजाना बार में जाकर रॉकी के साथ खूब सारी शराब पीती और जुआ खेलती। फिर एक दिन सिंड्रेला परी पैसों के साथ साथ अपने गले में पहना हुआ कीमती हार भी जुए में हार जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये हार तो मेरी माँ का दिया हुआ था। कोई बात नहीं, कल मैं फिर से इस क्लब में जुआ खेलने आऊंगी और अपना पूरा हिसाब बराबर करूंगी। हाँ सिंड्रेला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि कल तुम ही जीतोगी। थैंक यू रॉकी, एक तुम ही तो हो जो मुझ पर यकीन करते हो। तुम बहुत अच्छे हो। फिर अगले दिन सिंड्रेला परी परियों के बैंक में जाती है और बैंक में जमा अपने सारे पैसे निकालकर फिर से उसी क्लब में जुआ खेलने पहुंच जाती है। लेकिन रॉकी और उसके दोस्त टीना के साथ मिलकर सिंड्रेला परी को खूब शराब पिलाता है, लेकिन खुद नहीं पीता है और फिर धोखे से वो लोग उसके सारे पैसे जीत लेते हैं। इस तरह सिंड्रेला परी अपने सारे पैसे हार जाती है और उसके पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला परी अब एक पक्की शराबी बन जाती है और वो सुबह शाम शराब पीकर नशे में धुत रहने लगती है। फिर एक दिन जब वो ग्लास भर के शराब पी रही थी, तभी उसकी बहन सोफिया परी उसके पास आई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। अरे सिंड्रेला, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? पहले तो तू कितनी अच्छी थी, अचानक तुझे शराब पीने की लत कैसे लग गई? ये सब गलत लोगों से दोस्ती करने का नतीजा है। अरे तू होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली?
अगली बार तूने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं तेरी चोटी पकड़कर तुझे पेड़ से टांग कर चली जाऊंगी। चल अब फुट यहाँ से। इस तरह सिंड्रेला परी अपनी बहन को डांटकर वहाँ से भगा देती है। फिर अगले दिन सिंड्रेला परी के पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी बहन की अलमारी से उसका पर्स चुराकर फिर से उसी क्लब में पहुंच जाती है। क्लब पहुंचकर सिंड्रेला परी फिर से ढेर सारी शराब पीने लगती है और जुआ खेलना शुरू कर देती है। लेकिन रॉकी इस बार भी चालाकी से उसके सारे पैसे जीत लेता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बहन के भी सारे पैसे हार गई। देखो सिंड्रेला, तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। जाओ अपने घर से और पैसे लेकर आओ, शायद अगली बार तुम जीत जाओ। लेकिन रॉकी, तुम ही बताओ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जब से जुआ खेल रही हूँ तब से मैं एक बार भी नहीं जीती, बल्कि अपना सब कुछ हार गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सिंड्रेला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शायद तुम कल एक बार में ही सब कुछ जीत जाओ। रॉकी सिंड्रेला परी से ये कह ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ सोफिया परी आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी से रॉकी, उसके दोस्त और टीना की पिटाई करना शुरू कर देती है। अरे नहीं नहीं, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तीनों ने मिलकर मेरी सीधी साधी बहन को शराबी बनाकर उसके सारे पैसे लूट लिए। अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। चलो सीधी तरह से मेरी बहन के सारे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम तीनों के हाथ और पैर काट दूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहन के सारे पैसे लौटा देता हूँ। इतना कहकर रॉकी सिंड्रेला परी के सारे पैसे लौटा देता है। उसके बाद वो दोनों बहनें वापस अपने घर पर लौट जाती हैं। मुझे माफ कर दो सोफिया, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं वादा करती हूँ, अब मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगी और ना ही जुआ खेलूंगी। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, लेकिन आइंदा से तुम ऐसे धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहना। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी सुधर जाती है और फिर कभी जिंदगी में शराब को हाथ तक नहीं लगाती और लोगों की भी मदद करना शुरू कर देती है। कविता और तनु बचपन की दोस्त थी, साथ खेलना कूदना। उन्होंने एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ाई की थी, पर अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कविता और तनु दोनों के माता पिता उनके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कविता ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, उसके पिता फलों का ठेला लगाते थे, जबकि तनु के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर तनु ने अपने अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं किया। वो अपनी सहेली कविता पर जान छिड़कती थी। तनु, तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट खरीदा, पर क्यों? अरे भाई, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखने लड़के वाले आएंगे तो ऐसे लगनी चाहिए कि सब देखते ही रह जाएं। तनु, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी सहेली के रूप में मुझे बहन मिल गई। लड़के वाले कविता को पसंद कर लेते हैं और कविता की सगाई मनोज नाम के लड़के से तय हो जाती है। तनु बेटे, ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कविता के सबसे करीब हो। सुमन, लड़के वालों का फोन आया था। शादी का मुहूर्त 10 महीने के बाद निकल रहा है, इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। 10 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो पता है जी, लड़कियों का सगाई के बाद इतने समय तक रुकना सही नहीं रहता। पर लड़के वालों से ये बात कह भी तो नहीं सकते, उनकी अपनी कोई मजबूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं। उस वक्त कविता के माता पिता को जो भी ठीक लगा, उन्होंने बात मान ली। इसी बीच तनु का भी रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो गया और 15 दिन के अंदर ही
उसकी शादी भी तय हो गई। अंकल जी और आंटी जी, कविता अब 1 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर रहेगी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और फिर तो पता ही है फिर कविता से मिलना मेरा कब हो। और कुछ महीनों बाद कविता की भी शादी हो जाएगी। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में बिजी हो जाएंगी। ठीक है तनु बेटा, कविता तुम तनु की शादी तक उसके साथ ही रहो। तनु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तनु कविता को अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है। सब तनु और कविता की दोस्ती की बहुत तारीफ करते हैं। कविता बेटा, तनु की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारियां देख लो, कोई कमी न रह जाए। जी आंटी जी, मैं अभी देख लेती हूँ। कविता, सागर जी का फोन आया था। उनका छोटा भाई यानी कि मेरा देवर विराट और चाचा जी की बेटी सोनम शगुन की मेहंदी लेकर घर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। क्या बात है तनु भाभी, लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा है। अरे देवर जी आप। अरे सोनम कैसी हो? कविता, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे भाभी, इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस 1 कप गरम गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। जी मैं अभी लाई, ये लीजिए चाय। और सोनम आपके लिए क्या लाऊं, चाय या ठंडा? अभी कुछ नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये लो रसगुल्ला खाओ शगुन का, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। सोनम, ये मेरी बचपन की सहेली कविता है। ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त है। तनु कविता के बारे में विराट और सोनम को बताती है। यानी कि मेरा कोई चांस ही नहीं है। अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे कविता जी, आपकी होने वाली शादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ मैं। बात वहीं खत्म हो जाती है। तनु की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। कविता की शादी का भी दिन आ जाता है। तनु अपने ससुराल वालों के साथ कविता की शादी में पहुंचती है। मोहनलाल जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 8 लाख की बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होगी तभी ये डोली उठेगी, वरना अभी भी हम ये बारात वापस ले जा सकते हैं। हाँ अरुण नारायण जी, मैंने बहुत कोशिश की, बस 5 लाख ही जुटा पाया हूँ, जिसमें से काफी पैसे शादी की व्यवस्था में लग गए। आप बारात वापस मत ले जाइए, नहीं तो मेरी कविता बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरुण नारायण जी, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, ऐसा ना कीजिए। मनीष बेटा, अपने पापा को समझाओ ना। मेरे पापा तो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं कविता से शादी तभी करूँगा जब आप बड़ी गाड़ी का इंतजाम करोगे। हाँ। कविता की बारात वापस चली जाती है। कविता फूट फूट कर रोने लगती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे लड़की की बारात वापस चली जाए तो दोबारा शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। सही कहा आपने, बेचारी लड़की की बारात वापस चली गई। अब भला इसका कौन हाथ थामेगा। तनु, मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाबूजी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पागल है क्या जो मरने की बात कर रही है? मेरे होते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू रुक, मैं अभी आई। तनु अपने ससुराल वालों से कुछ बात करती है और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कविता को कहती है, कविता मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देवर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अंकल जी, आंटी जी, कोमल को हंसते हुए विदा कीजिए। भाभी, कविता से शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है। कविता की आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। मुझे मुस्कुराती हुई कविता को अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना है। देवर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर भाई तो मेरा ही है ना,
मेरे ऊपर ही गया है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर कविता और विराट की शादी करवा कर तनु अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती है और खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक ही घर में मिलजुल कर रहने लग जाती हैं। प्रतापगढ़ नाम के एक शहर में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ समय पहले उसकी माँ का निधन हो गया था, जिस वजह से उसके पिता ने उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। उर्मिला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम आरुषि था। आरुषि की हाइट बहुत कम थी और वो दिखने में भी थोड़ी सांवली थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। उर्मिला मीरा से बहुत जलती थी। ये मीरा की बच्ची तो कितनी सुंदर है और मेरी बेटी कितनी सांवली और बौनी है। काश मेरी बेटी भी इस मीरा की तरह सुंदर होती। वहीं आरुषि बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की थी। वो मीरा को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी और हमेशा उसके साथ में खेलती थी और उसके काम में भी उसकी बहुत मदद करती थी। लेकिन उर्मिला को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुन आरुषि, तू इस मीरा की बच्ची के साथ मत रहा कर। ये लड़की अच्छी नहीं है। ये सिर्फ हमारी नौकरानी है और नौकरानी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मीरा मेरी छोटी बहन है। उर्मिला मीरा से घर का सारा काम करवाती थी और हर बात पर उसकी खूब पिटाई करती थी। अरे ओ मीरा की बच्ची, मेरी बेटी से थोड़ा दूर रहा कर। आज के बाद मेरी बेटी के साथ खेलती हुई नजर आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, मैं अभी सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। सारे घर की साफ सफाई अच्छे से करना और बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सबसे पहले वो कपड़े धो, समझी? उसके बाद उर्मिला बाजार चली जाती है। मीरा घर का सारा काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर आरुषि आ जाती है। अरे तुम अकेले काम क्यों कर रही हो? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप रहने दो। माँ बहुत गुस्सा होंगी। अगर उन्होंने आपको काम करते हुए देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और माँ तो अभी आई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। आरुषि और मीरा मिलकर जल्दी से घर का सारा काम कर लेती हैं। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन कलमुही, ये मेरी बेटी की ड्रेस है, इसको अच्छे से धोकर प्रेस कर। शाम को हम पार्टी में जाएंगे। माँ, मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी शाम को? अरे तुझे किसने कहा कि हम पार्टी में तुझे भी ले जा रहे हैं? तू इस घर में ही रहेगी और घर की रखवाली करेगी। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। आरुषि बड़ी हो गई है, वो पार्टी वगैरह में जाएगी तो सबकी नजरों में आएगी और उसके लिए अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो आरुषि की ड्रेस पर प्रेस करने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसकी थोड़ी सी ड्रेस जल जाती है। अरे ये क्या हो गया? अब तो माँ मेरी जान ले लेंगी। तभी वहाँ पर उर्मिला और आरुषि आ जाती हैं। अरे मेरी बेटी की ड्रेस प्रेस नहीं हुई क्या अभी तक? माँ वो अरे क्या वो कर रही है? क्या बात है, बता मुझे। माँ, वो थोड़ी सी ड्रेस जल गई है। उर्मिला उसे खींच कर दो चांटे मारती है। हरामखोर नालायक, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है। मैं तुझे पार्टी में नहीं लेकर जा रही हूँ ना, इसीलिए तूने ये सब किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पता नहीं माँ, अचानक से कैसे जल गई ये ड्रेस। अरे कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए पार्टी में आप लोग चले जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। चल ठीक है बेटा, तू घर पर रहे और आराम कर। और तू नालायक लड़की, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मार मार कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। कुछ दिनों बाद, अरे ये देखो, हमारी बेटी आरुषि के लिए रिश्ता आया है। शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा मीरा के पास जाती है।
सुन मनहूस लड़की, सारा काम अच्छे से करना है और पूरे घर को चमका कर रख। शाम को मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, और हाँ, लड़के वालों के सामने तू बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा लड़की, समझी? आप बिल्कुल चिंता ना करें माँ, सब बहुत अच्छा होगा। मैं कमरे से बाहर पैर भी नहीं रखूंगी माँ। उसके बाद मीरा अपने काम में लग जाती है। वहीं शाम में लड़के वाले उनके घर पर आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, हम यहाँ आपकी बेटी के लिए रिश्ते की बात करने आए हैं। हाँ जी बहन जी, आइए अंदर चलिए बहन जी। फिर थोड़ी देर बाद आरुषि चाय लेकर बाहर आती है। ये देखिए, ये मेरी बिटिया आरुषि है। हम इसी के रिश्ते की बात कर रहे थे। माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये लड़की तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती। अरे बेटा, आप मेरी बेटी की शक्ल पर मत जाओ। मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है और साथ ही साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब कर लेती है। वही मीरा चुपके से सब कुछ देख लेती है। तभी लड़के की नजर मीरा पर पड़ जाती है। माँ, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, वो जो सीढ़ी के पास खड़ी है। ये सब देखकर मीरा वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? माँ ने बाहर आने के लिए मुझे मना किया था। अब अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। बहन जी, आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? नहीं बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी तो एक ही बेटी है। माँ, मैंने वहाँ पर अभी एक लड़की को देखा था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो मेरी छोटी बहन है। मैं अभी उसे बाहर लेकर आती हूँ। फिर आरुषि मीरा को बाहर लेकर आती है। लड़के वाले मीरा को देखते ही पसंद कर लेते हैं और उसका रिश्ता तय हो जाता है। फिर लड़के वालों के जाने के बाद, क्यों रे मनहूस, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी शक्ल बाहर मत दिखाना, फिर तू बाहर कैसे आ गई? अरे तुझसे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? इस बार मीरा आरुषि को भी एक चाटा मारती है और आरुषि रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अरे तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मैंने पहली बार अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। मेरी बेटी तुझे अपनी छोटी बहन समझती है और तूने मेरी बेटी की सारी खुशियाँ उससे छीन ली। अगर शर्म है तो कहीं डूब कर मर जा। मीरा रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। बिटिया, तुम रो क्यों रही हो बिटिया? माँ, मैंने अपनी बड़ी बहन की सारी खुशियाँ छीन ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। मैं अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरी बहन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएं। मेरी मदद करो माँ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी मीरा की माँ अपने जादू से 2 जादुई साड़ियाँ प्रकट करती हैं। बिटिया, तुम इन दोनों साड़ियों में से एक साड़ी अपनी बहन को दे देना और एक साड़ी तुम खुद रख लेना, लेकिन ये साड़ी सिर्फ एक बार ही अपना काम करेगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मीरा वो साड़ियाँ लेकर अपनी बहन के पास जाती है। मेरी बहन, ये जादुई साड़ी है, इसे पहन लो बहन। अरे कहाँ मर गई ये मीरा की बच्ची? इधर आ। मीरा भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। ये देख, तेरे लिए बहुत ही अच्छी क्रीम लेकर आई हूँ। कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तू जल्दी से ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा ले। मीरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर वो क्रीम लगा लेती है। क्रीम को लगाते ही मीरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उधर साड़ी पहनते ही आरुषि बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और अचानक से उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। ये देखकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और सीधा अपनी माँ के पास जाती है और उसे वो सारी बातें बताती है। क्या मीरा ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर उर्मिला अपनी बेटी आरुषि को वो सारी बातें बताती है। दोनों भागी भागी मीरा के कमरे में जाती हैं। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा,
ये सब मेरी वजह से हुआ है। मीरा जल्दी से अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, मुझे पहले की तरह खूबसूरत कर दीजिए। मीरा के इतना कहते ही मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद से उसकी सौतेली माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है।